हाँ जी दोस्तों, तो चैप्टर नंबर 3 का सबसे बेस्ट एंड इम्पोर्टेंट सेक्शन जो है वो है सेक्शन नंबर 42, जो पार्ट 2 का एक लौता सेक्शन है। थोड़ा सा बड़ा है बट बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है और बहुत ज्यादा केस स्टडी और क्वेश्चंस जो बनते हैं वो इस एक लौते सेक्शन से बन जाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा संयम रखना है आपको इसको समझने के लिए। थोड़ा लेंथी चल सकता है बट द थिंग इज इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चलिए जी बात करते हैं। जो सेक्शन का नाम है वो क्या लिखा हुआ है, देखो, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर और इन्विटेशन फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ सिक्योरिटीज ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट। अब आपने स्टार्टिंग जब इसकी देखी थी सेक्शन नंबर 23, तो आपने क्या देखा था कि प्राइवेट प्लेसमेंट जो है वो पब्लिक कंपनी भी कर सकती है, प्राइवेट कंपनी भी कर सकती है। हमने उसमें ये समझा था ना कि प्राइवेट प्लेसमेंट दोनों कर सकती है, राइट और बोनस भी दोनों कर सकती है। एक पब्लिक इशू जो होता है वो ये कैसा है जो कि पब्लिक कंपनी कर सकती है, प्राइवेट कंपनी नहीं कर सकती। तो इस चीज के ऊपर जहां पे दोनों लोग हैं यहाँ पे, तो उनके ऊपर आपको इसको समझना है कि यहाँ पे किसकी बात की जा रही है। अच्छा, प्राइवेट प्लेसमेंट का बेसिकली मतलब क्या होता है, अगर मीनिंग की बात करें तो वहां पे आपको ना पता है, सेलेक्टेड इन्वेस्टर है कि भैया हमें पता है हम एक कंपनी स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये कुछ 10 20 50 लोग हैं जो कि हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। तो उस टाइप के लोगों से ही इन्वेस्ट करवाना, पब्लिक में इंफॉर्मेशन ना साझा करना। मतलब आपको पैसे चाहिए, उसकी जानकारी पब्लिक में नहीं बंटवा रहे, उन सेलेक्टेड इन्वेस्टर से ही ले रहे हैं जो कि आपका स्मॉल ग्रुप है या नॉन लोग हैं, उनसे आप इनने इन्वेस्ट कराया अपनी कंपनी के, तो उसको कहते हैं बेसिकली हम प्राइवेट प्लेसमेंट। उनको शेयर्स दे दिए, उनसे आपने पैसे ले लिए, पब्लिक में इसके बारे में जानकारी नहीं गई, तो वो आपका प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिकली कहलाता है। ऑब्वियस सी बात है ये पब्लिक इशू से हमारा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे उस टाइप की चर्चाएं नहीं होती हैं जो आपकी पब्लिक इशू के अंदर होती है। हमने बहुत सारे सेक्शंस पढ़े, बहुत सारे रूल पढ़े, वो सारी चीजें यहाँ प्राइवेट प्लेसमेंट में नहीं की जाती। ये ओपन टू मार्केट नहीं होता, मार्केट में आके कोई भी आके शेयर्स परचेज नहीं कर सकता। हमने जिनको चुना है वही लेंगे शेयर्स। एक और बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे रिनंसिएशन नहीं होता। रिनंसिएशन का मतलब कि मैंने अगर मिस्टर ए को कहा कि भैया हम तुम्हें शेयर्स देने के लिए तैयार हैं, तो मिस्टर ए ही लेगा या फिर वो नहीं लेगा। ऐसा नहीं कि वो चाहे तो ए से वो बी को दे दे, जो आपने देखा था राइट्स के अंदर ऐसा होता है, रिनंसिएशन, ट्रांसफर कर देना। तो वो चीज यहाँ पे अलाउड नहीं होती। हमने जिसको सिलेक्ट किया है वही लेगा या फिर वो डिनाई करेगा, खत्म कहानी। ये ट्रांसफरेबल नहीं होते। चलिए जी, अब इसके प्रोविजन है, यहाँ पे सबसेक्शन है, कुल 11 सबसेक्शन है और कुछ रूल्स है इसके अंदर, तो वो आपको इंडिविजुअली समझना है अच्छे अच्छे तरीके से। सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहला सेक्शन वो क्या कहता है कि भैया कंपनीज एक्ट के अंदर कोई प्राइवेट प्लेसमेंट जो करेगा वो तभी करेगा जब वो इस सेक्शन के सारे प्रोविजंस को क्या करेगा, फॉलो करेगा। मतलब सेक्शन 42 अप्लाई करने के साथ ही वो प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। ये सबसे पहला सबसेक्शन आपको बताता है। दूसरा कहता है कि प्राइवेट प्लेसमेंट करने के लिए आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है पर्सन को या फिर जो भी ग्रुप ऑफ पर्सन होंगे। कौन सिलेक्ट करेगा, कौन इसको आइडेंटिफाई करेगा, तो इनको ढूंढेगा बोर्ड। ठीक है, इन लोगों को हम यहाँ पे बेसिकली कोड किया जाता है आइडेंटिफाइड पर्सन के नाम से। मतलब कि जिन पर्सन को हमने चुन लिया कि भैया तुम्हें हम इन्वेस्टर बनाएंगे, तो वो सारे जो पर्सन है उनको क्या नाम दिया जाएगा यहाँ पे, आइडेंटिफाइड पर्सन। ठीक है, कितने हो सकते हैं जी, भैया ये 50 से ज्यादा नहीं हो सकते। कंपनी से क्या कहता है, ये 50 से ज्यादा नहीं हो सकते, या फिर ये ज्यादा से ज्यादा उतने हो सकते हैं जितना प्रिस्क्राइब किया गया। प्रिस्क्राइब का मतलब ये होगी वो आई जिसको वो अपने हाथ में रख लेते हैं। मतलब एक्ट में इन्होंने लिख दिया 50, फिर कह दिया कि ये हायर हो सकता है एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो प्रिस्क्राइब का मतलब क्या, वो उसको जब चाहे चेंज कर सकते हैं। आज के टाइम पे बात करें तो वो कितना है, वो है 200। ये हम रूल्स के अंदर पढ़ेंगे कि मैक्सिमम इसको ले जाया जा सकता है कितने पे, 200 के ऊपर। अच्छा, ये जो 200 है, ये जो 50 है, ये किसके लिए है, ये क्या इंडिविजुअल सिक्योरिटीज के लिए है या पूरे सिक्योरिटीज को मिला के। मतलब प्राइवेट प्लेसमेंट के अंदर कुल 200 कर सकता हूं, चाहे मैं इक्विटी करूं चाहे मैं डिवेंचर करूं, ऐसा है, या 200 फॉर इक्विटी 200 फॉर डिवेंचर, ऐसा है। तो जी ये 200 फॉर इक्विटी 200 फॉर डिवेंचर, मतलब ईच है, 200 ईच, क्योंकि हायर लिमिट है। 50 भी जो है वो ईच है, जो हायर लिमिट है। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं कि ये जो 50 या 200 की काउंटिंग होगी, इनमें दो लोगों को नहीं जोड़ा जाता। किन लोगों को नहीं जोड़ा जाता, नंबर 1 इज क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, QIB। अभी QIB क्या होते हैं, तो QIB का मतलब है कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन जो कि कुछ क्राइटेरिया को मेट करते हैं। मतलब उनकी जो इन्वेस्टमेंट की क्राइटेरिया होती है वो कुछ ऐसी होती है जिसको कि सेबी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग मेट किया जाता है, और सेबी के पास वो पहले रजिस्टर्ड होते हैं और उसके बाद ही वो किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो वैसे जो बायर्स होते हैं उसको बोलते हैं हम क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। ठीक है, तो हमें अब इसके अंदर डीप में नहीं जाना है, बेसिकली सेबी के अंदर कवर होता है। तो थिंग इसका आपको टर्म ध्यान रखना है, बहुत बार यूज होगा कि QIB जो होते हैं उनको इन काउंटिंग के अंदर नहीं जोड़ा जाता, नंबर 1। नंबर 2, अगर हम शेयर्स दे रहे हैं अपने एम्प्लॉयज को अंडर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस, आपने पढ़ा होगा ESOP नाम की चीज होती है कि एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान के तहत, ताकि वो एम्प्लॉय हमारे यहाँ रिटेन रहे, हमें छोड़ के ना जाए, के अकाउंट्स का टर्म है बेसिकली। तो उसके तहत अगर किसी एम्प्लॉय को आप शेयर्स दे रहे हो तो उसको भी यहाँ पे काउंट नहीं किया जाता। मतलब इस काउंटिंग के अंदर दो लोगों को काउंट नहीं किया जाता। नंबर 1 इज QIB एंड नंबर 2 इज एम्प्लॉइज अंडर ESOP। ठीक है, अच्छा ये जो लिमिट है ये कितने सालों की है, ये जी 1 साल की है। और 1 साल कौन सा, कैलेंडर या फाइनेंशियल, तो यहाँ पे बात हो रही है फाइनेंशियल। इन सारे छोटे छोटे पॉइंट के ऊपर ना आपका बहुत प्यारा प्यारा केस स्टडी बना हुआ है, बहुत अच्छे अच्छे केस स्टडी है इन छोटी छोटी बारीक पॉइंट के अंदर। तो इनको आपको क्लियर रखना है, जब केस स्टडी आएगा तो इन सारी चीजों को आपको कोट करना
पड़ेगा। तो क्या बात आई यहाँ पे कि भैया आइडेंटिफाई जो किया गया, आइडेंटिफाई पर्सन को, उसको 50 और हायर एज मे प्रिस्क्राइब विच इज 200 एट दिस टाइम, कि 200 तक को आप शेयर्स जो है प्राइवेट प्लेसमेंट के अंदर अलॉट कर सकते हो। जो 200 है वो इंडिविजुअल सिक्योरिटी की बात करता है, ई सिक्योरिटी की मतलब शेयर्स की बात करें तो वो भी 200, और अगर डिबेंचर्स की बात करें तो वो भी 200 इन अ फाइनेंशियल ईयर, और जिसके अंदर आप क्यूआईबी और एम्प्लॉइज को नहीं जोड़ते। दिस इज सबसेक्शन 2, वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेक्शन, बहुत बार रिपीट होगा ये। आगे बढ़ते हैं। जो इशू किया जाएगा वो कैसे किया जाएगा? ऑब्वियसली बात है कि भैया ऑफर दिया जाएगा, एप्लीकेशन दिया जाएगा, और भी कुछ जो मैनर्स वगैरह होंगे इसके इशू का प्रोसीजर जो होगा वो एज में भी प्रिस्क्राइब। नॉर्मल सी बात है कि हम ऑफर देंगे, वो उसको एक्सेप्ट करेगा, एप्लीकेशन फॉर्म भरेगा, अकॉर्डिंगली पेमेंट वगैरह करेगा, इस टाइप की चीजें चलेंगी। तो थिंक इसकी जब प्रोसीजर और एप्लीकेशन एंड इशू एंड ऑफर, ये बात कवर होती है आपकी सबसेक्शन 3 के अंदर, और इसमें वो चीज आपको क्लियर कर दी गई कि प्रोवाइडेड दैट प्राइवेट प्लेसमेंट या फिर ऑफर एंड एप्लीकेशन शैल नॉट कैरी एनी राइट ऑफ रिनंसिएशन। तो रिनंसिएशन का यहाँ पे सवाल नहीं उठता, यहाँ पे आपको दिया गया तो आप या तो उसको अप्लाई एक्सेप्ट करोगे ऑफर को, या फिर उसको रिजेक्ट कर दोगे, आप किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते। नाउ इसके बाद कुछ एक्सप्लेनेशन आती है। नंबर 1 कि प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब क्या है? प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब वही है कि आपने एक सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन को आइडेंटिफाई किया कंपनी ने, और उनको आप शेयर्स दे दोगे ऑफर कम एप्लीकेशन के थ्रू, और ऑब्वियसली बात है पब्लिक ऑफर आपका ट्रीट नहीं किया जाता। एक्सप्लेनेशन 2 आता है कि क्यूआईबी क्या होता है। तो क्यूआईबी का बेसिकली मैंने आपको बता दिया, वो सारे व्यक्ति जो डिफाइंड है कहां पे, आपके सेबी एक्ट के अंदर, और वहां पे वो बेसिक तरीके से रजिस्टर्ड है आपके सेबी एक्ट के अंदर। तीसरी बात आई कि क्या कह रहा है कि इफ अ कंपनी लिस्टेड और अनलिस्टेड मेक एन ऑफर टू अलॉट एंड इनवाइट सब्सक्रिप्शन और अलॉट टू एंटर इनटू एग्रीमेंट, मतलब कुछ भी इस टाइप की हरकत हुई है, तो मतलब क्या हुआ कि अगर वो इसके प्रोविजंस को फॉलो नहीं करते, मतलब जो आपका प्राइवेट प्लेसमेंट है उसको फॉलो नहीं करते, क्या इसका रूल था? जो सबसेक्शन 2 के अंदर एक बात बताई गई थी कि भैया 50 रखना है, मैक्सिमम बता दिया कि 200 रखना है, आपने सपोज करो 220 को शेयर्स इशू कर दिए, तो क्या होगा? क्या वो प्राइवेट प्लेसमेंट आना जाएगा? कह रहे नहीं। अगर कोई भी ऐसी चीज है जो कि इस सेक्शन के अंदर प्रिस्क्राइब की गई है, किसमें? सेक्शन 42 के जितने भी सब सेक्शन है, किसी भी पॉइंट को अगर आप फॉलो नहीं करते तो आपके ऊपर क्या लग जाएगा? पार्ट 1। आपने देखा था चैप्टर 3 का, ये पार्ट 2 है सेक्शन 42। पार्ट 1 क्या है? सेक्शन नंबर 23 से लेकर सेक्शन नंबर 41 तक। तो वो सारे सेक्शन आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगे। पार्ट 2 सेक्शन 42 आपके ऊपर नहीं लगेगा अगर आप इनकी जो भी प्रोविजन है सेक्शन 42 को उसको फॉलो नहीं करते, स्पेशली जो आपकी नंबर लिमिट दी गई है उसको फॉलो नहीं करते। तो चलिए, तो ये 3 एक्सप्लेनेशन आपकी आगे। अगेन कंटिन्यू होता है हमारा सबसेक्शन 4 से। सेक्शन 4 क्या कहता है कि भैया जो यहाँ पे पेमेंट आएगी प्राइवेट प्लेसमेंट की, वो कैसे आएगी? तो वो चेक से आ सकती है, डिमांड ड्राफ्ट से आती है, किसी भी बैंक चैनल के थ्रू आ सकती है, लेकिन क्या नहीं होना चाहिए? दैट इज कैश। कैश मोड आपका अलाउड नहीं है। अदर देन कैश आप किसी भी मोड में चाहो तो आप पे कर सकते हो। अगेन सेम प्रोविजन जो आपने पार्ट 1 में पढ़ा था कि भैया जो पैसा है उसको क्या करें, उसको आप क्या कहीं भी यूटिलाइज कर लोगे, तो अगेन आप उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते, उसको आप एक सेपरेट बैंक अकाउंट खोलना पड़ेगा, वहां रखना पड़ेगा एक शेड्यूल बैंक के अंदर, और उसका 2 पर्पस आएगा कि एडजस्टमेंट एंड रिफंड के लिए आप उसको यूज कर सकते हो, अदरवाइज किसी के लिए भी यूज नहीं कर सकते। कब तक? जब तक आप शेयर्स उनको अलॉट नहीं कर सकते, शेयर्स नहीं, सिक्योरिटी जब तक अलॉट नहीं कर सकते। चलिए जी, तो ये पॉइंट की बात करता है। फिर आता है सबसेक्शन नंबर 5 पर। सबसेक्शन 5 क्या कहता है कि सपोज कीजिए क्या हम एक साल में कितने भी इशू कर सकते हैं। मेरे को एक साल में प्राइवेट प्लेसमेंट करनी है 4 बार, तो क्या 4 बार कर सकता हूँ? ये बिल्कुल कर सकता हूँ। ओवरऑल आपकी साल की लिमिट उतनी रहनी चाहिए। आप 4 बार करो, 40 बार करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर 1। नंबर 2 कि अगर आपने पहला प्राइवेट प्लेसमेंट का जो प्रोसीजर था वो आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, मतलब शेयर्स वगैरह आपके अलॉट हो जाने चाहिए, या फिर आपने सपोज करो आपने पहला प्राइवेट प्लेसमेंट दिया, ठीक है, उसका प्रोसीजर कंप्लीट हुआ, तब जाके आप दूसरा दे सकते हो। पहली बार आपने 10 लोगों को दिया था, 10 आपके जो इन्वेस्टर थे वो थे, अगली बार आप और 10 को देना चाह रहे हो तो सेकंड टाइम दोगे, लेकिन सेकंड टाइम देने का रूल क्या है कि फर्स्ट टाइम का जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। नंबर 1। अगर सपोज करो फर्स्ट टाइम आपने दिया था वो आपको कंप्लीट करने का मन नहीं है, आपने उसको विड्रॉ कर लिया, फिर आप दोबारा दे रहे हो तो भी चलेगा। द थिंग इज कि वो प्रोसीजर समाप्त हो जाना चाहिए, चाहे वो अलॉटमेंट हो गई हो, चाहे आपने विड्रॉ कर लिया हो अपने ऑफर को, दोनों सिनेरियो में। तभी उस बार जाके आप फ्रेश ऑफर दे सकते हो एक साल के अंदर। ऑब्वियसली बात है क्यूमुलेटली आपकी लिमिट बढ़ेगी नहीं, क्यूमुलेटली लिमिट आपकी वही रहेगी। ओके, नेक्स्ट आता है आपका सबसेक्शन 6। सबसेक्शन 6 बेसिकली क्या कहता है कि जो आपके प्राइवेट प्लेसमेंट में शेयर्स जो भी आपके एप्लीकेंट है उनको आपको शेयर्स अलॉट कर देना है कितने दिनों के अंदर? 60 दिनों के अंदर। सेम बाकी पार्ट 1 की तरह चलेगा कि अगर सपोज 60 दिन में आपने नहीं दिया तो क्या होगा? आपको अपनी रीपेमेंट करनी पड़ जाएगी। जो भी एप्लीकेशन मनी आपके पास आई है वो आपको वापस करनी पड़ जाएगी। वापस कितने दिन के अंदर करना है? 15 दिन के अंदर करना है। अगर आपने 15 दिन के अंदर वापस नहीं किया तो क्या होगा? तो जी फिर आपको वापस करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट, और विद इंटरेस्ट में यहाँ पे इंटरेस्ट कितना लगेगा? 12%। ध्यान रखना पार्ट 1 के अंदर इंटरेस्ट कितना था? कितना था? पार्ट 1 के अंदर इंटरेस्ट कितना था? वहां पे था 15%। तो वहां पे अगर रिपेमेंट के अंदर डिफॉल्ट होता है तो आपको विद इंटरेस्ट 15% आपको पे करना होता है। यहाँ पे विद इंटरेस्ट कितना है? 12%। और यहाँ पे लेकिन खासियत क्या है कि जो 12% कब से लगेगा? 12% में वो 15 दिन का जो मोहलत दिया है उस पर भी ब्याज लगेगा। मतलब कि अगर 15 दिन से आपने डिले कर दिया, 16वां दिन आ गया, 16वें दिन के ऊपर आपके पास जो ब्याज लगेगा वो पूरे 16 दिन का लगेगा, ना कि 1 दिन का। उसके अंदर क्या था? उसके अंदर ऐसा था कि सिर्फ 1 दिन का ब्याज देना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है।
कि आपको यहाँ पे हर एक दिन का स्टार्टिंग से 15 दिन जो आपको मिला था उसका भी पीरियड का आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा अगर आप रीपेमेंट में फेल होते हो तो। ना प्रोवाइडेड ये वाली चीज आपको मैंने बता दी है कि मनी जो आपके पास आएगा उसको आपको सेपरेट बैंक अकाउंट में रखना है। सेपरेट बैंक नहीं कहता, ये ध्यान रखना, सेपरेट बैंक नहीं है, सेपरेट बैंक अकाउंट। एक बैंक के अंदर आपका ऑलरेडी अकाउंट हो, आप सेपरेट अकाउंट खुला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। द थिंग इज कि वो बैंक जो है वो क्या होना चाहिए, शेड्यूल बैंक होना चाहिए। यूटिलाइज नहीं कर सकते किसके अलावा, इन दो चीजों के अलावा। कौन सी दो चीजें, कि अगर कोई एडजस्टमेंट करनी है अलॉटमेंट के अंदर, जो प्रोराटा का खेल होता है तो उसके लिए कर लो, और दूसरा अगर आपको रिफंड करना है, अगर आप शेयर्स को नहीं देना चाहते, उसके पैसे रिफंड करना है, तो उस केस में आप यूटिलाइज कर सकते हो। अदरवाइज इन दोनों के अलावा आप कहीं और यूटिलाइज नहीं कर सकते। 7th पॉइंट आता है कि ऑब्वियस ही बात है, इसके लिए आप पब्लिक में जानकारी नहीं दोगे। किसी भी प्रकार का एडवर्टीजमेंट, मार्केटिंग या कोई भी ऐसा हरकत आप नहीं करते जो कि आप पब्लिक ऑफर के लिए करते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1-to-1 ऑफर है, यहाँ पे सिलेक्टेड है, वो आइडेंटिफाइड बायर है, तो 1-to-1 ऑफर है, तो यहाँ पे आपको किसी भी प्रकार का पब्लिक एडवर्टीजमेंट वगैरह करने की परमिशन नहीं होती सेक्शन 42 के अकॉर्डिंग। आप कहते हो जी हमने कर लिया तो क्या होगा, पार्ट 1 लग जाएगा। सिंपल सी बात है, तो सिंपल एक आ गया स्टैंडर्ड कि 42 का कोई भी बात नहीं माना तो पार्ट 1 लगा देंगे उसको, सीधी सी बात है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब आपने जो एप्लीकेशन दी, आपके पास अलॉटमेंट कर दिया आपने, तो अलॉटमेंट करने के बाद एक रिटर्न फाइल की जाती थी, वो पार्ट 1 में भी होता था। रिटर्न फाइल करना है यहाँ पे भी रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट के नाम से रजिस्ट्रार को, कितने दिन के अंदर, 15 डेज के अंदर। और उस रिटर्न के अंदर आपको कंप्लीट लिस्ट देनी होगी कि भैया किन किन लोगों को आपने शेयर्स अलॉट किया है, उन सभी लोगों के नाम, एड्रेस, कितने शेयर्स दिए, कितने पैसे आए, या कोई और इंफॉर्मेशन जितनी भी होगी, वो पूरा दस्तावेज जाएगा रजिस्ट्रार के पास। मतलब कि आपके अलॉटमेंट के बाद 15 दिन के अंदर अंदर, अलॉटमेंट के 15 दिन के अंदर अंदर आपको एक रिटर्न फाइल करनी है, जिसके अंदर आपको सारी जानकारी देनी है उन सभी अलॉटीज की जिनको आपने शेयर्स या जो भी सिक्योरिटीज आपने अलॉट किए हैं, इंक्लूडिंग देयर नेम, एड्रेस एंड सिक्योरिटीज। ठीक है, नाउ बात आती है डिफॉल्ट की। आपने डिफॉल्ट कर दिया, डिफॉल्ट किसमें कर दिया, सबसेक्शन 8 के अंदर, मतलब कि आपने फाइलिंग नहीं करी रजिस्ट्रार को। तो उस केस में क्या होगा कि जो भी कंपनी है, उसके प्रमोटर है, उसके डायरेक्टर है, इनके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी। कितनी पेनल्टी लगाई जाएगी, 1000 रुपए प्रतिदिन से मैक्सिमम कितना, तो ध्यान रखना यहाँ पे मैक्सिमम 1 लाख नहीं है, हर जगहों पे पेनल्टी एक जैसी नहीं होती। बाकी जगहों पे देखिए आपने कि 1000 रुपए पर डे और मैक्सिमम 1 लाख जाता है, बट यहाँ पे 1000 रुपीज पर डे है, और जो मैक्सिमम जाएगा वो कितना जाएगा, 25 लाख, 25 लाख रुपए तक की मैक्सिमम पेनल्टी आपके ऊपर लगाई जा सकती है पर डे करते करते। अगला आता है क्लॉज आपका, सॉरी, सबसेक्शन नंबर 10, जो की बात करता है सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 11। मतलब सबसेक्शन 11 को छोड़ दो, अभी सबसेक्शन 11 में क्या है वो भी देखते हैं, बट उसको छोड़ के बात करता है क्या कि इफ अ कंपनी मेक एन ऑफर और एक्सेप्ट मनीज इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दिस सेक्शन, अगर इसके कॉन्ट्रावेंशन के अकॉर्डिंग अगर आपने कैसे भी पैसे एक्सेप्ट कर लिए, ठीक है, ऑफर किया और मनीज एक्सेप्ट कर लिया, तो उस केस में क्या होगा, ध्यान रखें जरा इस चीज को। क्या, जो 9th था सबसेक्शन, ये किसकी डिफॉल्ट की बात कर रहा था, ये रिटर्न फाइलिंग की बात कर रहा था कि फाइलिंग के अंदर डिफॉल्ट हुआ तो उस केस में पेनल्टी लगेगी 1000 रुपए, मैक्सिमम 25 लाख तक। ठीक है, अब बात कर रहा है कि भैया आपने अगर कोई ऑफर में कुछ ऊपर नीचे करा है, आपने पैसे एक्सेप्ट कर लिए किसी भी तरीके से, जो भी मोड प्रिस्क्राइब था उस तरीके का आपको फॉलो नहीं किया, तो उसके अंदर आपको पेनल्टी लगेगी। पेनल्टी जो लगेगी वो कितनी लगेगी, जितना आपने अमाउंट रेज किया है उतनी पेनल्टी लग सकती है। ठीक है, जितना आपने अमाउंट रेज किया है उतनी पेनल्टी लग सकती है, और वो मैक्सिमम कितना जाएगा आपका, 2 करोड़ विच एवर इज लोअर। मतलब जो आपने अमाउंट रेज किया या 2 करोड़, दोनों को कंपेयर करेंगे, विच एवर इज लोअर। सपोज कीजिए आपने अमाउंट रेज किया 50 करोड़ रुपए, तो 50 करोड़ 2 करोड़, तो फिर वहां पे 2 करोड़ की पेनल्टी लगेगी। बट अगर आपने अमाउंट रेज किया है, मतलब लोअर का आपको कॉन्सेप्ट देखना है, सपोज 2 करोड़ अमाउंट रेज किया आपने 50 लाख रुपए, तो पेनल्टी कितनी की लगाई जाएगी, 50 लाख रुपए की लगाई जाएगी। और यही खत्म नहीं हुआ, आपने सपोज गलत मैनर में ले लिया, आपने पेनल्टी दे दी, अब आप बोलोगे चलो जी ले लिया तो ले लिया, अब इसको यूज तो कर ही लेंगे कम से कम, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपने गलत मैनर में आकर मनी एक्वायर्ड किया है, शेयर्स ऑफर किए हैं, तो उस केस में आपको उनको फिर रिफंड भी करना पड़ेगा, कितने दिन के अंदर, पेनल्टी लगने के 30 दिन के अंदर। मतलब क्या सिनेरियो समझ में आया कि सपोज करो किसी भी रॉन्ग मैनर से आपने प्राइवेट प्लेसमेंट कर दिया, इस सेक्शन 42 के जो प्रोविजंस को कंप्लाई नहीं किया, तो उस केस में जो भी आपने पैसा रेज किया और 2 करोड़ विच एवर इज लोअर की आपको पेनल्टी लग जाएगी, नंबर 1। नंबर 2 कि जिस दिन पेनल्टी लग गई उस दिन के 30 दिन के अंदर अंदर जिनसे भी आपने जितना जितना पैसा लिया उन सभी को उतना पैसा आपको क्या करना पड़ेगा, रिफंड करना पड़ेगा। रिफंड जो करेंगे वो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे जी विद इंटरेस्ट करना पड़ेगा, जो सबसेक्शन 6 में आपने देखा, क्या देखा वहां पे कि इंटरेस्ट कितना लगता है, 12% का। तो उस अकॉर्डिंग अगर डिले हुआ है तो आपको इंटरेस्ट के साथ पे करना पड़ेगा, रिफंड करना पड़ेगा। मतलब कि ना पैसा बचेगा, पेनल्टी जाएगा वो अलग ना। लास्ट आपका सबसेक्शन आता है सबसेक्शन नंबर 11। ये बेसिकली क्या बात करता है, ये कहता है कि आपको यहाँ पे सारे कंप्लायंसेस करने हैं इनके, मतलब किसके, जो आपका सेक्शन है 42। अगर आप नहीं करते तो क्या मान लेंगे, हम इसको मान लेंगे कि ये क्या है, पब्लिक ऑफर। आपने ऊपर ऐसे पढ़ा था, बट ये जनरल क्या है, इसके लिए सबसेक्शन है सबसेक्शन नंबर 11, जो कि क्या कहता है कि भैया पेनल्टी लगनी थी, लग गई, फाइलिंग नहीं करी उसकी पेनल्टी लग गई, अदरवाइज आपने कोई भी और चीजें फॉलो नहीं करी है इसकी, तो आपको, अच्छा इसके अंदर क्या छोड़ दिया गया, आप देखो, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सबसेक्शन 9 और 10। 9 के अंदर एक पेनल्टी आई,
10 के अंदर एक पेनल्टी कह रहा है ये दोनों तो लग गई, इसको छोड़ो। इसके अलावा भी अगर आपने कंप्लायंस नहीं किया, किसका, सबसेक्शन 2 का, सबसेक्शन 2 में क्या थी, लिमिट वगैरह बताई गई थी, 50-200 वाली लिमिट थी, ठीक है। अगर आपने उसको फॉलो नहीं किया तो उसके अंदर हम आपकी जो ये इश्यू होगा इसको क्या मान लेंगे, इसको पब्लिक ऑफर मान लेंगे, और पब्लिक ऑफर के जो पार्ट 1 के सारे सेक्शंस थे वो सारे यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएंगे, जो भी प्रोविजंस थे वो सारे एप्लीकेबल हो जाएंगे, इवन दो सीबी वगैरह के जो प्रोविजंस होते हैं वो सारे भी यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएंगे। कहीं ना कहीं ये भी एक पेनल्टी का सबसेक्शन था, सबसेक्शन नंबर 11। नाउ मैंने आपको बताया कुछ रूल्स आएंगे, ये 5 रूल्स हैं जो आपको और देखने हैं। रूल 14, रूल 14 के अंदर 5 बातें हैं। क्या कह रहा है रूल 40 के अंदर कि आपको कोई भी प्राइवेट प्लेसमेंट करना है, उसके लिए जो वो ऑफर या इनविटेशन देना है, दो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके लिए रूल क्या है, नंबर 1 कि आपको आपकी हर एक ऑफर के लिए एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है, प्रायर अप्रूवल, कि जी हम ऑफर देने जा रहे हैं, उसके लिए आपको एक क्या पास करना पड़ेगा, अपना स्पेशल रेजोल्यूशन, उसके बाद ही आप ऑफर दे सकते हो या इन्विटेशन टू ऑफर दे सकते हो। पहला रूल, प्रोवाइडेड दैट, अब आप जो ये रूल फॉलो ये जो करोगे, इसके लिए आप बेसिक बात है, आप क्या लोगे, अप्रूवल लोगे। किससे लोगे, अपने सारे शेयर होल्डर्स, जो भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होंगे उनसे अप्रूवल लिया जाएगा स्पेशल रेजोल्यूशन के अंदर। तो उनसे जो अप्रूवल लिया जाएगा तो उनको आपको, ये तो आप मनी रेज करने जा रहे हो, इसके बारे में तो बताओगे, एडिशनल क्या जानकारी आपको उसके साथ देनी पड़ेगी इनक्लोज करते हुए। तो वो जानकारी क्या बता रहा है, पहला आपको बताना पड़ेगा, एक जनरल प्रोसीजर और समझो जरा यहाँ पे, मे भी आपको भी तक ना पता हो, कि आपको कोई भी एक्टिविटी करनी है, आपको का मतलब क्या है कि कंपनी को एक्टिविटी करनी है, तो कंपनी के अंदर रियली कौन लोग काम कर रहे होते हैं, तो काम कर रहा होता है हमारा बोर्ड, ठीक है। अब बोर्ड जो काम कर रहा होता है, अगर वो किसी काम को करना चाहता है तो वो स्पेशल रेजोल्यूशन से पहले क्या करेगा, एक बोर्ड रेजोल्यूशन पास करेगा कि भैया डायरेक्टर सारे एग्री है कि नहीं है। तो बोर्ड रेजोल्यूशन के अंदर पता लग जाएगा कि चलो जी डायरेक्टर तो सारे एग्री है इस काम को करने के लिए। अब बोर्ड रेजोल्यूशन के बाद बात आती है स्पेशल रेजोल्यूशन की। तो यहाँ पे क्या टाइम चल रहा है, स्पेशल रेजोल्यूशन का। तो स्पेशल रेजोल्यूशन जब फाइल किया जाएगा तो उस टाइम पे आपको जानकारी क्या देनी है कि भैया बोर्ड रेजोल्यूशन बताओ किस दिन फाइल हुआ था, और जो आप ऑफर करने जा रहे हो उसके पर्टिकुलर्स क्या है, मतलब उसको आपको समराइज करके इन्फॉर्मेशन देनी होगी कि क्यों जरूरत पड़ रही है, क्या करोगे पैसे का, कौन कौन इन्वेस्टर्स है वगैरह वगैरह, सारी जानकारी आपको यहाँ पे देनी होगी, नंबर 1। नंबर 2, कौन सी सिक्योरिटीज आप इशू कर रहे हो प्राइवेट प्लेसमेंट में, मतलब शेयर्स कर रहे हो, डिबेंचर्स कर रहे हो, कौन सी सिक्योरिटी है और कितने पैसे पे आप उसको इशू करने जा रहे हो। अगला पॉइंट आता है कि जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा कि अगर आप कहते हो कि हम एक शेयर इशू करने जा रहे हैं 12 रुपए का, 10 का शेयर है, 2 रुपए का प्रीमियम, क्यों जस्टिफाई करो क्यों 2 रुपए का प्रीमियम है। तो द थिंग इज कि आपको जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा, जो भी आपने शेयर्स का प्राइस रखा है उसको जस्टिफाई करोगे, उसके अंदर आप उसको भी स्टेटमेंट के अंदर मेंशन किया जाएगा। उसके बाद अगर कोई वैल्यूएशन वगैरह कराई है आपने, सपोज करो शेयर्स की प्राइस फाइंड करने के लिए आपने वैल्यूएशन कराई, आपने पहले वाले सी वाले पॉइंट में लिख दिया कि जी हमने तो वैल्यूएशन कराई थी, उसके अकॉर्डिंग हमने प्राइस लिख दिया। तो बताओ जी किसने वैल्यूएशन किया, उस वैल्यूअर का नेम और एड्रेस आपको लिखना पड़ेगा जिसने भी वैल्यूएशन की है। क्यों चाहिए आपको पैसा, मतलब क्या इंटेंशन है इस पैसे को रेज करने के लिए, क्यों करना चाह रहे हैं, क्या पर्पस है, और उसके अलावा कुछ मटेरियल आइटम जो भी लगेगा वो चीजें यहाँ पे मेंशन की जाएंगी। तो मटेरियल के अंदर काफी सारी चीजें हैं, द थिंग इज कि ऑल अदर मटेरियल आइटम जो होंगे वो आपको उसके अंदर मेंशन करना है। तो मोटा मोटा क्या समझ में आया कि स्पेशल रेजोल्यूशन आपको फाइल करना जरूरी है किसी भी प्राइवेट प्लेसमेंट के ऑफर या इन्विटेशन से पहले, और उस स्पेशल रेजोल्यूशन के अंदर आपको ये सारी जानकारी एडिशनली देनी पड़ेगी, किसको, जब आप अप्रूवल के लिए भेजोगे, ठीक है। इसमें एक चीज और ध्यान रखना है, जो स्पेशल रेजोल्यूशन लिया जाता है वो यहाँ पे क्लियरली मेंशन नहीं है। तो स्पेशल रेजोल्यूशन जो लिया जाएगा वो लिया जाएगा थ्रू पोस्टल बैलेट, मतलब मीटिंग के अंदर लिया जाएगा, वो पोस्टल बैलेट में लिया जाएगा, और उस पोस्टल बैलेट के अंदर जो आप रेजोल्यूशन के लिए भेजोगे दस्तावेज, तो उसके अंदर आपको ये सारे पर्टिकुलर्स को भी अटैच करना है, ये सारे डिस्क्लोजर्स भी आपको वहां पे देने हैं। नाउ प्रोविजो आता है, प्रोविजो क्या आता है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट सबसेक्शन शैल नॉट अप्लाई, ये सबसेक्शन नहीं लगेगा किसके ऊपर, जहां बात आएगी नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स की, वो भी तब जब वो लिमिट को क्रॉस नहीं करता। कौन सी लिमिट, जो लिखी गई है सेक्शन 180 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी के अंदर। अब जरा इसको समझो, बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या कह रहा है कि सेक्शन 180, सेक्शन 180 बेसिकली कहता है कि भैया जो डिवेंचर्स वगैरह आप इस करोगे ना, वो आपके इक्विटी और शेयर्स जो होते हैं, सॉरी इक्विटी और रिजर्व जो होते हैं उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। वो लिमिट उसने बेसिकली बताई है 180 सबसेक्शन सेक्शन 180 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी के अंदर। क्या बताया कि जितने आपके इक्विटी और रिजर्व्स हैं उससे ज्यादा के आपके डिवेंचर्स नहीं होने चाहिए, वो उन्होंने लिमिट दे दी है। और उससे ज्यादा होंगे तो ऑब्वियसली बात आप लिमिट एक्सीड कर रहे हो, पर उसके लिए अलग प्रोविजंस वगैरह हैं, पूरा 180 नहीं पढ़ने जा रहे। पर 181 सी बेसिकली क्या कहता है कि जो आपके डिवेंचर्स होंगे वो कितने हो सकते हैं, जितने आपके इक्विटी और रिजर्व्स होंगे उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि अगर सपोज करो कि आपको जो ऊपर आपने भी पढ़ा वो रूल आपको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, कब, जब आप नॉन कन्वर्टेबल इशू कर रहे हो और विद इन लिमिट कर रहे हो, ठीक है। तो वहां पे आपका बोर्ड रेजोल्यूशन है वही काफी, आपको स्पेशल रेजोल्यूशन की आवश्यकता नहीं है। तो इसे समझो, स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए किसी भी ऑफर या इन्विटेशन टू ऑफर के लिए, साथ में वो सारे डिस्क्लोजर भी देने पड़ेंगे। लेकिन अगर नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर नाम की सिक्योरिटी हम इशू करने जा रहे हैं और 180 सेक्शन
सेक्शन 180 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी की लिमिट के अंदर कर रहे हैं तो उस केस में आपको बोर्ड रेजोल्यूशन से काम चल जाएगा, स्पेशल रेजोल्यूशन की आवश्यकता नहीं है। अब सपोज करो कि आपने लिमिट क्रॉस कर दी, जो उसने लिमिट बताई है 180 1C के अंदर, उस लिमिट को आपने क्रॉस कर दिया, तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में आपने अगर कोई एक स्पेशल रेजोल्यूशन ले लिया ना साल के अंदर, तो वो काफी है। मतलब कि सपोज करो आपने साल में 4 बार ऑफर करना है प्राइवेट प्लेसमेंट का, पहली बार आपने ऑफर किया, स्पेशल रेजोल्यूशन ले गया, तो बाकी के 3 ऑफर के अंदर आपको स्पेशल रेजोल्यूशन की आवश्यकता नहीं है, वो पहले वाले स्पेशल रेजोल्यूशन से ही काम चल जाएगा। अगर लिमिट एक्सीड करता है, तो लिमिट एक्सीड ही नहीं करता तो स्पेशल रेजोल्यूशन की जरूरत ही नहीं है। एक्सीड करता है तो आपको सिर्फ एक बार लेने की जरूरत है। तो मोटा मोटा क्या समझ में आया कि अगर मैं नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर के अलावा करता हूं तो हर एक ऑफर के ऊपर स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए, लेकिन नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स को लेकर छूट है। क्या छूट है कि विद इन लिमिट होगा तो चाहिए ही नहीं, अगर लिमिट से ज्यादा होगा, 180 वाली लिमिट से ज्यादा होगा, तो उस केस में आपको एक बार चाहिए, उसके बाद आप उस साल के अंदर कितनी बार भी कर सकते हैं। चलिए जी, तो दिस इज ऑल अबाउट रेजोल्यूशन। अगली बात आई, रूल 2 के अंदर क्लैरिफाई कर दिया गया कि भैया जो वहां पे मैक्सिमम प्रिस्क्राइब वाली बात थी वो कहीं भी ऊपर नहीं लिखी है, वो रूल 2 के अंदर लिखी है, जो कि कितनी हो सकती है, 200 हो सकती है इन एग्रीगेट इन अ फाइनेंशियल ईयर। एक फाइनेंशियल के अंदर कितने होंगे आपके, 200 होंगे। अगेन वही 200 के अंदर भी आपको काउंट नहीं करना किसको, क्यूआईबीज को और आपके एम्प्लॉइज को, जिसको ईसॉप के तहत दिया जा रहा है। और इसमें क्या कहा गया कि यहाँ पे जो है ये इंडिविजुअली ईच काइंड ऑफ सिक्योरिटी है, ऊपर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। एक्सप्लेनेशन के अंदर बेसिकली क्या बताई गई कि यहाँ पे जो ये रेस्ट्रिक्शन है 200 वाली, ये ईच काइंड ऑफ सिक्योरिटी, मतलब 200 फॉर इक्विटी शेयर्स, 200 फॉर डिवेंचर्स, इस तरीके से है, ऐसा नहीं कि 200 फॉर ऑल है। ठीक है, तो ये आपका सेकंड रूल के अंदर क्लासिफाई किया गया, रूल 14 के अंदर। फिर आपका थर्ड आता है इसके कि जो आपका रिटर्न है वो आपको फाइल करना है कितने, जो सब सेक्शन 2 की बात करता है, वो रिटर्न फाइल करना होगा आपको विद इन 15 डेज के अंदर। ये चीज आपकी ऊपर क्लैरिटी थी, पर ये रूल 3 के अंदर कवर हो जाता है कि जो आपको रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल करनी है वो कितने दिन के अंदर फाइल करनी है, 15 दिन के अंदर फाइल करनी है। फिर बात आता है फोर्थ पॉइंट, जो कि कहता है कि सब रूल 2 शैल नॉट बी एप्लीकेबल टू। सब रूल 2 बेसिकली क्या था, अभी आपने सब रूल 2 पढ़ा ऊपर, तो कह रहा है सब रूल 2 जो था वो आपका एप्लीकेबल नहीं है, किस किस के ऊपर, नॉन बैंकल फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस के अंदर जो कि एक अपना एक्ट फॉलो करते हैं, और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के ऊपर जो कि अपना एक एक्ट फॉलो करते हैं, उनके ऊपर ये सब रूल 2 नहीं लगेगा। लेकिन लग जाएगा, कब लग जाएगा, अगर उनका सपोज करो उनके जो पर्टिकुलर एक्ट है उसके अंदर इस बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ, मतलब कि अगर उनका प्रॉपर एक्ट है उसके अंदर रेगुलेशन इसके मेंशन है और उसको वो कंप्लाई कर रहे हैं, तो आपको सब रूल 2 लगाने की आवश्यकता नहीं है। बट अगर सब रूल 2 तब लगाया जाएगा तब सपोज कि उनके एक्ट के अंदर उस टाइप को लेके कोई रेगुलेशंस है ही नहीं, कुछ चीजें है ही नहीं, तो उसके अंदर कंपनीज एक्ट का फिर वहां पे लग जाएगा। तो ये आपने जनरली पढ़ा हुआ है, किसी और एक्ट के साथ कंपनीज एक्ट को लगाया जब जाता है तो उनके पर्टिकुलर एक्ट को पहले माना जाता है, अगर वो नहीं होता तो वहां पे कंपनीज एक्ट लगता है। तो सेम बात यहाँ पे भी कह रहा है इस चीज की। और फिफ्थ पॉइंट आता है आपका कि अ कंपनी शैल इशू प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन ऑफर लेटर ओनली आफ्टर द रेलेवेंट स्पेशल रेजोल्यूशन और बोर्ड रेजोल्यूशन, जो भी होगा, मतलब कि आपका स्पेशल रेजोल्यूशन का केस हो चाहे बोर्ड रेजोल्यूशन केस हो, जैसा भी हो, उसको आपको प्रॉपर फाइल कर देना रजिस्ट्रार को। ये वाला प्रोसेस खत्म होगा उसके बाद ही आप इशू कर सकते हो, उससे पहले इशू नहीं कर सकते। ये फिफ्थ पॉइंट में कवर है। ठीक है, तो ये रूल थे 5 जो कि किसमें आते हैं, आपके रूल नंबर 14 के अंदर कवर होते हैं। तो ये पांचों रूल का आपको ध्यान रखना है। कुछ चीजें तो इसकी ऐसी थी जो एक्ट के अंदर मिक्स हो गई थी, कुछ चीजें यहाँ पे अलग से बताई गई है, जिसमें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका रेजोल्यूशन वाला एरिया। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 42। इंपॉर्टेंट है, काफी सारे हम क्वेश्चंस इसके आगे भी करेंगे जो कि इसी वाले पार्ट से रिलेट करेगा। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। चलिए मिलते हैं क्वेश्चन आंसर राउंड में।